बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट जो हमने लास्ट क्लास में शुरू किया था उसकी हमने वर्किंग प्रिंसिपल देखी थी, ऑब्जर्व किए थे डिफरेंट रिएक्टर्स और कौन कौन से मॉडरेटर में यूज़ करने चाहिए, कौन कौन सी टाइप के रिएक्टर मौजूद होते हैं, ये सब हमने देख लिया। आज थोड़े सा ना इनकी इन डेप्थ देखेंगे चीज़ें कि इनकी मतलब इनमें जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूज होते हैं वो किस तरह उनकी वर्किंग होती है। ठीक है, यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो है उनमें जो न्यूक्लियर एनर्जी जो है, जो अल्टरनेटिव एनर्जी जो है इनकी, वो बेसिकली जो हम एक चीज़ पढ़ते हैं ना कि आइसोटॉप्स, अब यूरेनियम की बात कर रहे हैं तो यूरेनियम में 235, 238, ये सब जब हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं, तो जब न्यूट्रॉन्स इनसे जाके स्ट्राइक करते हैं तो फिर आगे होता क्या है। सही है, तो हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखें, यानी ये समझ लें कि किस तरह फर्टाइल मटेरियल, जो हमने बात की थी, फर्टाइल मटेरियल किस तरह फिसाइल में कन्वर्ट होता है और किस तरह रेडियो एक्टिव डिके उस पर अप्लाई होके वो एक जब एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो वो किस एलिमेंट में चेंज हो जाता है। ये सब चीज़ हम देखेंगे थोड़ी डिटेल में। सही है। अच्छा, न्यूक्लियर एनर्जी क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी बेसिकली ये आती है आपके पास सेंटर ऑफ एन एटम से, यानी न्यूक्लियस ऑफ एन एटम से। न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके पास एटम का, सेंटर पार्ट है एटम का। इस न्यूक्लियस में इसके इनसाइड दो चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। यही प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कंबाइनली बनाते हैं आपके पास, फॉर्म करते हैं न्यूक्लियस को। ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड, इसके ऑर्बिट में जो रिवॉल्व होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। और ये प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स ये आपस में जो चार्जेस कंटेन करते हैं, जैसे कि प्रोटॉन्स जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है, इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। सही, यानी जितना चार्ज प्रोटॉन पे होगा उतना ही आपके पास इलेक्ट्रॉन पे आ रहा होगा। सही है, तो ये बैलेंस होके किसी भी एटम को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, न्यूट्रल बना देते हैं इसको। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका कॉन्सेप्ट है, यहाँ लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा। सही है। अच्छा, एटम में आपकी डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसके न्यूक्लियाई में हो सकते हैं, और इसके आइसोटॉप्स की जो बेसिक डेफिनेशन होती है, एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर नोन एज आइसोटॉप्स। सही है, कुछ आइसोटॉप्स आपके क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं, लेकिन कुछ टाइम टू टाइम ओवर द पीरियड क्या हो जाते हैं? डिके कर जाते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं। ठीक है, यानी उनकी जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाती है। वो जब डिके होते हैं तो वो एनर्जी रिलीज करते हैं। ठीक है, एनर्जी रिलीज करते हैं या वो अल्फा बीटा गामा रेज रिलीज करते हैं, यानी पार्टिकल्स रिलीज करते हैं, और इनको हम बोलते हैं रेडिएशंस। सही है। अच्छा, अब ये है कि अगर हम बात करें इनके मास की, सही है, मास डिफेक्ट समझाने से पहले मैं एक बात करता हूं कि जो प्रोटॉन, पूरा न्यूक्लियस, पहले हम पूरा एक न्यूक्लियस कंसीडर कर लेते हैं। एक पूरा न्यूक्लियस है, उसका एक टोटल मास है, वो किससे मिलकर बना होगा? जाहिर सी बात है, मैंने अभी बताया था, इनसाइड प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स उसके अंदर मौजूद होते हैं। ऐसा ही, तो टोटल मास हमेशा लेस देन होता है सम ऑफ इंडिविजुअल मासेस ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ऐसे ही है, और इसी मिसिंग मास को हम कहते हैं मास डिफेक्ट। असल में होता ये है कि जो टोटल मास जो न्यूक्लियस का होता है ना उसके ऊपर, वो हमेशा लेस देन होता है सम ऑफ इंडिविजुअल मास। इंडिविजुअल मासेस जो प्रोटॉन्स का, एक तो प्रोटॉन का मास है उसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूट्रॉन का मास होता है। सही, तो हमेशा उसका मास उनके इंडिविजुअल मासेस से कम ही होगा, मिनिमम ही होगा। ठीक है, सही, तो क्यों? क्योंकि कुछ मास जो न्यूक्लियस का होता है वो आपका यूज होता है उस न्यूक्लियस को होल्ड करने में, और इसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। यानी जिस एनर्जी से वो होल्ड हुए होते हैं, सस्टेन हुए होते हैं, न्यूक्लियस आपका
आपका स्टक हुआ होता है, यानी होल्ड करके रखता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में, क्योंकि प्रोटॉन्स पे जो चार्जेस आते हैं वो पॉजिटिव चार्जेस आते हैं, यानी आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि आपका न्यूक्लियस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट चला जाता है, नहीं, वो एक जगह रहता है ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एंड दैट कम्स द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। सही है। और मिनिमम मास जो चाहिए होता है चेन रिएक्शन को सस्टेन करने के लिए, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल मास, यानी जिससे पूरा जो न्यूक्लियर फिजन जो आपका कंटिन्यू होता है उसको चेन रिएक्शन बोलते हैं, वो सस्टेन रहता है आपके पास मास से, और उस मिनिमम मास को हम बोलते हैं जिसपे आपका चेन रिएक्शन आपका कंटिन्यू होना स्टार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल मास। सही है। अच्छा, अब कुछ चीजें Z आ रहा होगा, Z आपका ये कहते हैं, ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहले हम इसको पढ़ते ही नहीं है, हम इसको डायरेक्ट पढ़ते हैं। Z होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये बात आप ध्यान में रखें। अभी मैं इसको पढ़ ही नहीं रहा, ये क्या लिखा हुआ है। A होता है आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये बात इंपॉर्टेंट है। सही है, इन द न्यूक्लियस। अगर मैं A को माइनस कर दूं Z के साथ, देखिए समझिएगा, अभी फिलहाल मैं A की बात कर रहा हूँ, मेरा माउस का कर्सर देखिएगा, अभी मैं अगर ये सिलेक्ट नहीं हो पा रहा, ये मैं फिलहाल सिर्फ A की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अभी बात कर रहा हूँ A की। ये A आपके बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर मैं इसको माइनस कर दूं Z के साथ, तो मुझे जो मिलता है पार्टिकल्स को बोलते हैं न्यूट्रॉन्स। जितने नंबर, ये समझ आ गया, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही आपके पास उसको बैलेंस करने के लिए, उस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए, कैंसिल आउट करने के लिए आपके पास क्या होते हैं, उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूक्लियस। तो इसलिए हम इलेक्ट्रॉन्स को भी Z से रिप्रेजेंट करते हैं। सही। MP ये मासेस हैं, ये मासेस जो हैं ये हम ले रहे होते हैं एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट आते इस तरह कि कार्बन के मास को इन किलोग्राम, समझिएगा, ये बात नोट कर लें कॉपी में, या बहुत अच्छा हो जाएगा। ये एटॉमिक मास यूनिट आपको पता होगा कि एक एटॉमिक मास यूनिट जो केमिस्ट्री में हमने पढ़ा होगा वो बराबर होता है 1.67 x 27 किलोग्राम, वन एटॉमिक मास यूनिट। ये आता कैसे है, ये 1.67 x 27 आता कैसे है, ये आता इस तरह कि हम लेते हैं कार्बन का मास इन किलोग्राम और उसको डिवाइड कर देते हैं 12 से। सही। तो हमें मिलता है फिर इसका जो रिमेनिंग जो आंसर होता है उसको हम बोलते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट, यानी 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होता है, कार्बन के एक्चुअल किलोग्राम मास के 1/12। सही है। उसके बाद क्या करते हैं, किसी भी पार्टिकल का मास निकालना हो, समझिएगा बात को, किसी भी पार्टिकल का मास निकालना हो तो हम उस कार्बन के 1/12 जो मास हमने निकाला होता है उससे डिवाइड करवा देते हैं। सही, यानी मास ऑफ प्रोटॉन मैंने लिया किलोग्राम में और उससे डिवाइड करवा दिया, तो मुझे जो आंसर मिलता है वो एटॉमिक मास यूनिट मिलता है। सही। अच्छा, Me ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सही। Mn मास ऑफ न्यूट्रॉन है। रिप्रेजेंट द मासेस ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स रिस्पेक्टिवली, मासेस इन एटॉमिक मास यूनिट। द सम ऑफ मासेस ऑफ constituents of an atom is, अब हम करते क्या है, ये हम तो जो सम ऑफ इंडिविजुअल मासेस का एक वर्ड मैंने अभी यूज किया था, तो हम इसकी बात कर रहे हैं कि हमने क्या किया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से, मल्टीप्लाई करते हैं MP के साथ, प्लस ये इंडिविजुअल मासेस हम कैलकुलेट कर रहे हैं, उनको सम कर रहे हैं बेसिकली। सही है। तो इससे क्या मिल जाएगा, मुझे टोटल मास किसका मिल जाएगा, न्यूक्लियस का ऑफ एन एटम। ऐसे ही है, Z मल्टीप्लाई बाय Me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैंने बताया था दोनों को हम सेम अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन के लिए क्या करते हैं, A माइनस Z करते हैं, मल्टीप्लाई Mn। ठीक है, ये समझ आ गया होगा। मास इफेक्ट, अकॉर्डिंग टू द मास इफेक्ट हमेशा टोटल मास सम ऑफ इंडिविजुअल मासेस से कम होता है, तो हम मास इफेक्ट निकालने के लिए टोटल मास में से माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, मास इफेक्ट। अकॉर्डिंग टू द कांसेप्ट ऑफ मास एंड एनर्जी इक्विवेलेंस बेस्ड ऑन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अगर हम देखें वही चीज जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया वो यहाँ लिखी हुई है, इज अ मेजर ऑफ द एनर्जी विच वुड be released if the Z protons and A minus Z neutron combine to form a nucleus।
वो एनर्जी रिलीज हुई जब मैं इनको कंबाइन कर दूंगा, तो उस वक्त जो जब दोनों पार्टिकल्स को मैं कंबाइन करूंगा तो एक एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, उससे एक न्यूक्लियस बनता है। तो वो एनर्जी समझ दे एक मिसिंग, उसकी जो मास होता है वो थोड़ा सा मास आपका मिस हो जाता है, यानी लॉस हो जाता है। कि क्यों? उस एनर्जी को रिलीज करने के लिए जो कि न्यूक्लियस को फॉर्म करने में यूज होती है। मेरी बात समझ आ रही? ये तो इसको बोलते हैं मास इफेक्ट। ये वो एनर्जी जब आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपस में कंबाइन है, वो रिलीज हुई न्यूक्लियस फॉर्म करने के लिए, तो उस एनर्जी को हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी, और उस मास जो कि आपका लॉस हो चुका होता है उसको हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। सही है? अच्छा, अब ये वही चीज लिखी हुई है कि अपने कॉन्स्टिट्यूटेंट न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, वो ब्रेक हो जाता है जब इक्वल टू एनर्जी विच वुड हैव टू बी सप्लाइड टू ब्रेक अप द न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है ताकि वो न्यूक्लियस आपका, ये बात हम यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं? वो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम फ्यूजन की बात करेंगे। फ्यूजन में हम यही काम करेंगे कि एक बड़ा न्यूक्लियस लेंगे और उसको ब्रेक करेंगे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, या समझ लें न्यूक्लियॉन्स में। न्यूक्लियॉन्स होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। सही। अच्छा, अकॉर्डिंग टू दी आइंस्टाइन इक्वेशन देखें, वही मास डिफेक्ट अगर मैं एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहूँ, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड के साथ, तो वो एनर्जी मेरी क्या कहलाती है? बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। पहले से बताया है मैंने आपको, तो यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं। मास डिफेक्ट इज कॉल्ड thus the energy equivalent of the mass defect, यानी उस मास को अगर मैं इस स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ अकॉर्डिंग टू दिस आइंस्टाइन इक्वेशन, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका मास एनर्जी में, ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। सही। न्यूक्लियॉन्स की क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि अभी हमारे इस केस में फ्यूजन नहीं है, फिजन है। हमें एक बड़े न्यूक्लियस को ब्रेक करना है स्मॉल उसके न्यूक्लाई में। सही। तो उस वक्त जब वो ब्रेक होगा किसी एक क्या कहते हैं न्यूट्रॉन की स्ट्राइक करने पे, तो वो एक एनर्जी रिलीज करेगा। वो एनर्जी अभी कहलाती है बाइंडिंग एनर्जी। उसमें क्या होता है कि आपका मास डिफेक्ट हो रहा होता है। तो यहाँ पर न्यूक्लियॉन्स की बात हो रही है, ठीक है? चलो सही। अच्छा, अब बात कर लेते हैं वेयर E इज इक्वल टू एनर्जी। सबको पता है कि E क्या है? एनर्जी। M क्या है? मास। C क्या है? आपका स्पीड ऑफ लाइट। और हम यहाँ जो कैलकुलेशन ले रहे होंगे वो एटॉमिक मास यूनिट में ले रहे होंगे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं बता रहा था, ये आपके पास कहाँ से आया? ये हम वैसे तो याद कर लेते, लेकिन टेक्निकली समझे इसको, वैल्यू तो याद हो जाती। ये एटॉमिक मास यूनिट आया उस कार्बन के मास से, यानी आपने कार्बन का मास लिया किलोग्राम में। एटॉमिक मास यूनिट की बात अभी नहीं कर रहा मैं। आपने वो कार्बन का मास लिया किलोग्राम में, आपने इसको 112 से डिवाइड किया, यानी मल्टीप्लाई 1/12 किया या डिवाइड बाय 12 किया, एक ही बात है। तो वो जो आंसर आएगा वो आपका 1 एटॉमिक यूनिट के बराबर होगा। सही है, वरना वो 12 एटॉमिक यूनिट के बराबर होता है। ये आप देख लीजिए, नेट में सर्च कर लीजिए, आपको सब केमिस्ट्री रिवाइज होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब हम 1 एटॉमिक यूनिट की बात कर रहे होते हैं। अब मुझे इसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी मालूम करनी। मैंने अभी बताया था कि ये मास डिफेक्ट को अगर हम एनर्जी से यानी स्पीड से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें जो मिलेगा आंसर वो एनर्जी के फॉर्म में मिलेगा, यानी बाइंडिंग एनर्जी मिलेगी। तो और हम यहाँ पर एनर्जी में डील करेंगे, तो हमें इसको एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो मैंने इसको एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। सही। अच्छा, सही है। असल में यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बात करेंगे एनर्जी में, ठीक है? हम यहाँ पर जूल्स में बात नहीं करेंगे। तो अब मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बात करनी है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका बराबर होता है, ये आप नेट में सर्च कर लीजिए, कुछ चीजें फैक्टर हैं जो आपको हजम करने हैं, ऐसे याद करने। जैसे इनमें ये आपका 1 एटॉमिक मास यूनिट हो गया, ये आपको याद करना है। 1.66 एक्सपोनेंट -27 kg इज इक्वल टू 1 एटॉमिक मास यूनिट। सही। इसी तरह 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.602 एक्सपोनेंट -19 जूल्स। ठीक है, ये 13 है ये। सही है, 19 बोल दिया मैंने। ये नहीं, सही है, सही।
बिल्कुल सही बोला। ये आपका 1.602 x⁻⁻19 जूल्स है, ठीक है। लेकिन जब हम 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करेंगे तो उसमें एक्सपोनेंट 6 आ जाता है, जिसकी वजह से +6 करने पे क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। असल में हम यहाँ पर ना यूजुअली जो मैंने आपको शायद लास्ट क्लास में बताया हो कि हम जो बात करते हैं कि एनर्जी रिलीज हुई, कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपके पास फ्यूजन स्टार्ट हुआ, कितने आपके पास एनर्जी आपकी रिलीज हुई, तो हम मेगा में डील कर रहे होते हैं उसको, ठीक है। तो हम यूजुअली जो बात कर रहे होते हैं ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी, वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बात कर रहे होते हैं, सही है। इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे भी हम नहीं इसको कंसीडर करते, हम कहते हैं कि ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी को कन्वर्ट करो, सही है। तो इसलिए हमने क्या किया है, वैसे सही है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका 1.602 x⁻⁻19 जूल्स के बराबर है, लेकिन 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके क्या होगा, इसमें x⁻6 जब फैक्टर अप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 1.602 x⁻13 जूल्स। अब मुझे क्या करना है, देखें ये 1 जूल के लिए आ गया, सही है। और अब आपने क्या करना है, यहां से कुछ चीजें एक्सट्रैक्ट करनी है। कैसे, 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर हो गया, 1, ये देखें यहां से देखें 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर हो गया 1.494 x⁻10। तो यहां से 1 जूल किसके बराबर हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 1.494 x⁻10। एक तो ये आ गया। यहां से 1 जूल किसके बराबर होगा, 1 जूल बराबर होगा 1/1.602 x⁻13 जूल्स, ठीक है। ये 1 जूल इज इक्वल टू 1/1.602 x⁻13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही। यानी यहां से हमने 2 काम किए। इसको समझ लेते हैं, कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको याद करना है 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर है 1.67 x⁻27 किलोग्राम। इसको कन्वर्ट करना आपको किसमें, एनर्जी में, जूल्स में। यहां से आप 1 जूल निकाल लें, 1 जूल इज इक्वल टू 1/1.494 x⁻10 AMU। ये आपने इक्वेशन 1 बना दी, इसको फॉलो कीजिएगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.602 x⁻19 जूल्स। तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होगा आपके पास 1.602 x⁻13 जूल्स। तो यहां से 1 जूल्स निकल आएगा आपके पास 1/1.602 x⁻13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वही चीज लिखी है, सही है। फिर आप दोनों कंपेयर करवा लें यहां से, और यहां से आप क्या निकाल लें, जो कन्वर्जन जो हमारी बहुत ज्यादा यूज होती है, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 931.5 भी आ रहा है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आप या तो डायरेक्ट याद कर लें, नहीं तो यहाँ कन्वर्जन मेंशन थी तो मैंने बता दी, सही है। ये आनी चाहिए, लेकिन फिलहाल हमें ये याद करनी, वैल्यू ये याद कर लीजिएगा, सही। अच्छा, अब क्या है, अब बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसी मास डिफेक्ट जो हमने निकाला था ऊपर, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 931.5 से, तो ये मास डिफेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी में। तो वही काम यहाँ पर हमने किया, उसको 931. अच्छा, यहाँ पर क्या काम किया मैंने कि मास ऑफ, क्योंकि Z जो कि दोनों में कॉमन था, यहाँ देखें Z दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से Z मैंने कॉमन उठा लिया और ये सेम रहा, और ये 931.5 मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, ये देखें, सही। ये मल्टीप्लाई हो गया, ये मास ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आ गए। ये मास ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपने एटॉमिक मास यूनिट में, किलोग्राम में नहीं है, ठीक है, सही है। अब ये किस में कन्वर्ट हो गई एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, जो हमें रिक्वायर थी। अब यहाँ पर होता ये है, ये मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के अगर हम एटॉमिक मास यूनिट AMU अगर प्लस करें तो जो आंसर आएगा वो एग्जैक्टली सेम होता है, तो एक हाइड्रोजन एटॉमिक मास के बराबर होता है, वो एग्जैक्टली सेम है उसके। तो हमने इसको किससे रिप्लेस कर दिया, MH से, ठीक है। यहां पर क्या किया हमने, ये तो एज इट इज आ गया आपके पास, और ये आपके पास कन्वर्ट, यानी यहाँ पर बात हो गई हमारी हाइड्रोजन एटम की। ये बाइंडिंग एनर्जी हमने किसके लिए निकाल ली, हाइड्रोजन एटम के लिए। तो यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर जैसे मैंने बताया था कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलकर न्यूक्लियॉन्स बनाते हैं, तो अगर हम एवरेज एक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकाले तो हम किससे डिवाइड कर देंगे इसको, A से। क्यों करेंगे, कौन मुझे वीडियो स्टॉप करके बताएगा कमेंट में,
इसलिए करेंगे क्योंकि ए बराबर होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। मेरी बात समझ आ गई, क्लियर है? दोनों तरफ से डिवाइड कर दिया तो बैलेंस आउट भी हो गया। बस ये इक्वेशन हमारी यूज होती है, यानी बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाय ए इज इक्वल टू 31.5 डिवाइड बाय ए जेड मल्टीप्लाई बाय एम एच प्लस प्लस ए माइनस जेड मल्टीप्लाई बाय एम एन माइनस एम। ठीक है, यानी आपको ये इक्वेशन याद करके रखनी है। आपको इसकी कन्वर्जन हो सकता है कि मैम पूछ लें कि कैसे आई, तो आपको ये थोड़ी बहुत इसकी डेरिवेशन आनी चाहिए। और इसके अलावा आपको ये वैल्यू याद करके रखनी है। सही, बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल में ये समझ आ गया होगा, ये वही चीज देखिए। सही है, ये इसी को हमने थोड़ा एक्सप्लेन करके लिया। पर न्यूक्लियन इन न्यूक्लियस कैन बी डिटरमाइन इफ द आइसोटोपिक एटॉमिक मास m इज नोन। यानी उस वक्त ही मालूम कर सकते हैं जब आपके पास ये m नोन हो। तो आप एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, डिटरमाइन द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन दिस मास। ये हमें गिवन है, टोटल मास। एक ये एलिमेंट है, देख लीजिएगा इसको नेट पे। ये एलिमेंट आपका मौजूद है, इसका आपको मास पता है, यानी इसका आपको एटॉमिक मास यूनिट टोटल में पता है। सही, बात समझ आ गई? अच्छा, टोटल में मास पता है, यानी ये आपकी वैल्यू किसमें है, ए में। सही, किसमें है ये आपकी, ए में। असल में ना ये आपको ना कभी कभार सेम लगेगा, ये बात थोड़ी सी ना कंफ्यूजन क्रिएट करती है। असल में देखिए, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है ए, ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है, ये मास है, एम पहले से गिवन है। तो आपको देखना है कि ये एम है या ए। अगर एम मेंशन है तो ये क्या होगा, ए। यानी ये समझ लें, ये ए ये बताएगा कि उसमें कितने प्रोटॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स कंबाइन होकर मौजूद है। ये ए वो बताएगा, ये उसका बताएगा टोटल एलिमेंट का मास। ठीक है, तो क्या किया यहाँ पर मैंने 931.5 किया ए। अच्छा, मैंने जब m देखा तो मैंने कहा ये m नहीं हो सकता आपका, तो ये क्या है, a, तो इससे डिवाइड करवा दिया। मेरी बात समझ आ रही है? ये आपको एब्रिविएशंस से पहचानना है, लास्ट में गिवन होंगी। जैसे यहाँ z गिवन है, तो z पता चल गया, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, ये तो मुझे याद होगा, ये तो मुझे याद रखना है। देखें, ये हमने कहाँ से निकाला था, ये देखें, ये हमने यहाँ से निकाला था। ये क्वेश्चन आपको याद रखनी है और ये गिवन होगा। देखें, आपको मास ऑफ हाइड्रोजन अभी ऊपर आपने निकाला है, आपने खुद निकाला, मैंने नहीं निकाला। ये रहा, ये चीज यहाँ लिख दी हमने, ये एटॉमिक मास यूनिट हमने मास का लिख दिया था। इसी तरह मास ऑफ न्यूट्रॉन भी हमने निकाल लिया था, इसको यहाँ प्लेस कर दिया बस। तो ये तो इक्वेशन का हिस्सा है, ये आपको याद करके रखना है। एक में 1.007 आ रहा है, एक में 1.008 हो रहा है, इतना ही याद कर लें तो बहुत है। ये पूरी तो याद नहीं हो पाएगी, वैसे याद कर ले 1.008 और 1.008 सही है। नहीं तो पेपर में हो सकता है कि आपको गिवन हो, लेकिन फिर भी सेफ साइड के लिए याद कर लें, याद इतना मुश्किल नहीं है। 1.00785 किसका मास, एटॉमिक मास यूनिट है हाइड्रोजन का, और 1.00865 किसका एटॉमिक मास यूनिट है न्यूट्रॉन का। बस आपने वैल्यूज यहाँ पुट कर दी, ए माइनस जेड किया आपने, ए आपको गिवन था 120 माइनस 50 कितना आ गया 70, और आपको m पता था, तो पर न्यूक्लियन आपको बाइंडिंग एनर्जी पता चल जाएगी। ये आप होमवर्क कीजिएगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर चूंकि m मेंशन है, देखिए आपको पता चल गया। इसका मतलब ये जो है, ये इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बता रहा है, जो कि आपके क्या है 235, क्या ये 235 सही है। z पता है आपको यहाँ पर, तो बस आप इसको सॉल्व कर लें। ए आपको पता है, आपने डिवाइड करवा दिया इससे, और 1.007 और 825 मल्टीप्लाई बाय 92 प्लस 1.008 मल्टीप्लाई बाय 143। 143 कैसा आया, ए माइनस जेड, क्या ये ए है, माइनस करवा दिया जेड के साथ। ठीक है, और आपको एम ऑलरेडी पता है। तो ये असल में ये बता रहा है कि जैसे जब मास नंबर आपका बढ़ेगा तो आपकी बाइंडिंग एनर्जी भी बड़ी होगी, यानी जितना मास नंबर कम होगा तो बाइंडिंग एनर्जी, जैसे यहाँ पर मास नंबर बहुत कम है, 0 के अराउंड कुछ है, सही ये ग्राफ ही बता रहा है मास नंबर और बाइंडिंग एनर्जी का। तो ये जैसे जैसे आप
बढ़ाएंगे मास नंबर तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसमें फ्यूजन और फिजन आपस में स्ट्राइक कर रहे होंगे, वो कहलाएगा सबसे ज्यादा स्टेबल। उसका न्यूक्लियस सबसे ज्यादा क्या कहलाएगा, स्टेबल कहलाएगा, यानी इस पर डीके अप्लाई नहीं हो सकेगा। लेकिन जैसे आगे बढ़ेंगे तो मास नंबर बढ़ने पे भी बाइंडिंग एनर्जी क्या होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। जैसे आपके पास यूरेनियम 235 और 238 के केस में, ठीक है, क्योंकि इनका मास नंबर किसके दरमियान है, 220 और 240 के दरमियान है, 235 और 238। तो इनका मास नंबर चूंकि ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी बढ़ने की वजह क्या होती है, कम होती है, यानी इस पर डीके अप्लाई होता है। ये हम इक्वेशंस के थ्रू भी देखेंगे, यानी ये स्टेबल आपका न्यूक्लियस इसका नहीं होता। ये लिखा हुआ है, अभी अब मैंने सब बता दिया तो देख लिया। जितने पर न्यूक्लियन आपकी बाइंडिंग एनर्जी क्या है, कम है फॉर अ न्यूक्लियाई ऑफ स्मॉल मास नंबर, चाहिए, बट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन मास नंबर टू अ ब्रॉड ऑफ मैक्सिमम ऑफ 8 to 9 मेगालोट्रॉन। 8 to 9 तकरीबन 8 और 9 के दरमियान, मेगालोट्रॉन के दरमियान ये आपके पास बाइंडिंग एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है मैक्सिमम। उसके बाद क्या हो रही है, वो कम होना शुरू हो रही है इंक्रीज इन मास नंबर के बाद, स्टेबल न्यूक्लियाई, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियर रिएक्शन में दो चीजें होती हैं, तो एक स्पॉन्टेनियस होगा यानी नेचुरली अकर होगा, वो रैंडमली अकर होगा, और उस पर रेडियो एक्टिव जब डीके अप्लाई होगा तो वो मजीद क्या हो जाएगा, उसकी अपनी एनर्जी इमिट करेगा, रिलीज करेगा, या तो एनर्जी की फॉर्म में या वो पार्टिकल्स की फॉर्म में रिलीज करेगा, यानी अल्फा बीटा गामा। एक होते हैं इंड्यूस्ड। इंड्यूस का मतलब जैसे हमने फील्ड इंड्यूस करते हैं ना किसी भी मोटर में, बाइंडिंग्स में इंड्यूस्ड फील्ड होती है वो, कि प्राइमरी सेकेंडरी में इंड्यूस हुई फील्ड। इंड्यूस का मतलब हुआ कि हम खुद से करवाएंगे, या तो फिजन होगा या वो फ्यूजन होगा, वहां पर कैटेगराइज क्या हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी, यानी कैटेगरी उसकी क्या हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी, ये समझ। यानी इंड्यूस का मतलब ये है कि अगर मैं चाहूंगा फिजन हो तो फिजन ही फिर प्रोडक्ट निकलेंगे, बाय प्रोडक्ट जो निकलेंगे, जो आपके डॉटर न्यूक्लियाई निकलेंगे, वो सारे आपके फ्यूजन प्रोडक्ट ही होंगे। लेकिन और या तो फ्यूजन प्रोडक्ट होंगे या फिजन प्रोडक्ट होंगे, ठीक है। लेकिन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, स्पॉन्टेनियस में रैंडमली वो क्या हो रहा होगा, आपके पास उस पर ब्रेक हो रहे होंगे वो न्यूक्लियस न्यूक्लियाई में, और वो या तो आपके क्या होंगे, फिजन होंगे या फ्यूजन बेस होंगे, ये समझ लें, या तो वो फर्टाइल होंगे या फिशाइल होंगे, सही है। अच्छा, ये कुछ चीजें हैं, ये तो रिव्यू करवाने हैं, सिंपल है। मास नंबर होता है ये एटॉमिक, ये मास नंबर होता है, ये एटॉमिक नंबर होता है, सही है। और हम सिंपल इसको ये भी कह सकते हैं कि Z जो बराबर होता है, जैसे मैंने बताया था, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स केस में Z क्या होता है, बराबर होता है। तो क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और की बात करो, एंड की बात नहीं कर रहा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ए क्या होता है, सबको पता है क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। रिपीट करें, ए क्या है, मास नंबर, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जेड क्या है आपके पास, एटॉमिक नंबर, और ये बराबर होता है आपके पास, अब इसको हम देखें तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है, ठीक है। तकरीबन 1400 न्यूक्लियाई या डिफरेंट टाइप्स के आइसोटोप फॉर्म करते हैं। उनमें से यानी 1400 में से 1/5 जो है वो स्टेबल है, बाकी सारे क्या हैं, अनस्टेबल। एक जनरल डेटा है, यानी 1400 न्यूक्लियस के न्यूक्लियाई बने, आइसोटोप्स बने, इंक्लूडिंग देयर आइसोटोप्स, ठीक है, डिफरेंट बने। कार्बन के लेट्स सपोज कार्बन 12, कार्बन 14 बना, लेट्स सपोज। अब क्या हुआ कि उनमें से 1/5 जो होंगे वो स्टेबल होंगे, बाकी सारे अनस्टेबल होंगे, सही। ये वही चीज देखी हुई, यूरेनियम न्यूक्लियस हुआ, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स कंटेन करता है, तो ये टोटल इस तरह बन रहा है, सही है। ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ये बहुत आसान सी क्वेश्चन है। डीके क्या होता है, डीके में होता है अल्फा डीके की बात करेंगे तो न्यूक्लियस है, उसका एटॉमिक मास भी बढ़ जाएगा, सॉरी मास नंबर भी बढ़ जाएगा, और मास नंबर बढ़ेगा 2, क्योंकि अच्छा मास नंबर बढ़ेगा 4 टाइम्स। और जब क्या कह रहा हूँ मैं, बढ़ने की बात, सॉरी, ये मतलब जब आपका अल्फा हम डीके कंसीडर कर रहे होंगे तो बेसिकली ये अपने मास नंबर को रिड्यूस करेगा। मैंने असल में इंक्रीज की बात कर दी, मैं वो बीटा डीके में होता है, सॉरी,
बीटा डीके में होता है, वो अल्फा डीके में नहीं होता। अल्फा डीके में होता है। अच्छा डीके की बात हो रही है, देखें डीके की बात हो रही है, इसका मतलब है ये स्पॉन्टेनियस, सही है। डीके की बात हमने कहाँ की थी, डीके कहाँ अप्लाई होता है, स्पॉन्टेनियस में, इंड्यूस में अप्लाई नहीं होता। और जो हमारा यूरेनियम है वो किस कैटेगरी में फॉल करेगा, वो आपका डीके की कैटेगरी में फॉल करेगा, इस कैटेगरी में वो नहीं है, यानी स्टेबल न्यूक्लियस यूरेनियम नहीं है। इसके मतलब डीके तो अप्लाई होना है, और ये तो लास्ट में हमने पढ़ा भी था किस पे डीके अप्लाई होता है, वो फर्टाइल मटेरियल आपका फिसाइल में कन्वर्ट होता है, तो वो फिसाइल में जो कन्वर्ट होता है वो डीके के बाद ही होता है, यानी अपने नेगेटिव चार्ज को वो रिलीज करता है। मेरी बात समझ आ रही? तो यही बात यहाँ पर डिटेल में लिखी हुई है, इसको पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये देखिए अल्फा डीके में क्या हुआ, यहां से स्टार्ट लेते हैं। एटॉमिक नंबर रिड्यूस हुआ बाय 2, लेकिन चूंकि ये होता है सिर्फ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, लेकिन मास नंबर में क्या होता है, प्रोटॉन्स भी होंगे न्यूट्रॉन्स भी होंगे, दोनों रिलीज होंगे, यानी 2 टाइम्स हो जाएगा इसके। तो मैं वैसे बता सकता हूं कि अगर ये 2 रिड्यूस हो रहा है तो ये 4 होगा, 2 और 4। और इसने जब 4 ये रिलीज किए और 2 ये रिलीज किए, यानी मास नंबर रिड्यूस हुआ बाय 4 और एटॉमिक नंबर रिड्यूस हुआ बाय 2, तो इसने क्या फॉर्म किया, हीलियम गैस फॉर्म किया। याद हो गया, सही। बीटा डीके में क्या होता है, बीटा डीके में आपका एक एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाता है, डीके की बात कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन समझ में नहीं प्रॉब्लम हो जाएगी। बीटा डीके में क्या होता है कि आपका डीके जब होता है तो वो एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, ये समझ लें। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का मतलब ये है कि इसका एक एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो Z+1, ठीक है। इसमें क्या था, X था, A Z किया, जब अल्फा डीके अप्लाई हुआ तो इसके एटॉमिक नंबर रिड्यूस हुआ बाय 2 और मास नंबर बाय 4, इससे एक हीलियम गैस बनी। इसमें डीके हुआ, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, यानी सिर्फ चेंजेस जो आई यहाँ पर आई, कहाँ पर, एटॉमिक नंबर में। गामा रेस में क्या होता है, गामा रेस में आपके पास कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं न्यूक्लियस में, वो सिर्फ गामा रेस आपकी रिलीज हो जाती है। अब बस ये चीज यहाँ पर लिखी हुई है, एक्सिस बाइंडिंग एनर्जी रिलीज इन एनी न्यूक्लियर रिएक्शन। जैसे मैंने बताया था, जब न्यूट्रॉन आके इस यूरेनियम से स्ट्राइक करेगा, अच्छा मैंने ये बात पिछले लेक्चर में क्लियर की थी, यहाँ आके लिंक करूंगा। आपका जो नेचुरली अकरिंग यूरेनियम होता है, अकरिंग यूरेनियम होता है, वो 235 और 238 होता है, जिसमें 235 की जो परसेंटेज होती है वो 0.7 कुछ करके होती है, ठीक है, 0.72, लेकिन और 99.28% यूरेनियम 238 की होती है। क्या अब मैं एक सवाल पूछ सकता हूं, क्या यहाँ पर मैं यूरेनियम 238 यूज कर सकता हूं? कौन बताएगा मुझे, वीडियो पॉज करें और बताएं। नहीं यूज कर सकता, क्योंकि जो 99.2% जो यूरेनियम आपको मिलता है 238, वो आपका फर्टाइल होता है, और फर्टाइल कभी भी फिजन परफॉर्म नहीं कर सकता, तो हमें यूरेनियम 235 ही चाहिए होता है। नहीं है तो फर्टाइल को फिर आप डिके करवाओ, उस पर रेडियो एक्टिव डिके अप्लाई करो, उसको न्यूट्रॉन्स उससे ऑब्जर्व करवाओ, बहुत इंपॉर्टेंट बात करो, ऑब्जर्व करवाएं, और फिर उसको कन्वर्ट करें फिसाइल मटेरियल में। यानी यूरेनियम 238 किसमें कन्वर्ट होता है, थोरियम में होता है, TH में होता है मेरे ख्याल में, नहीं सॉरी, प्लूटोनियम में होता है, ठीक है। यूरेनियम 238 आपका किसमें रिड्यूस होता है, आपका प्लूटोनियम में रिड्यूस होता है। थोरियम तो आपका खुद एक फर्टाइल मटेरियल है, उसका हम कन्वर्ट करते हैं यूरेनियम 233 में। मेरी बात समझ आ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रिलीज हुआ, बहुत एक्सेस अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, तभी इसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट आ रहा होता है, अब मैं इसको अब मास डिफेक्ट को समझें यहाँ पर। अब जब न्यूक्लियस से ये न्यूट्रॉन स्टैक जब हमने इसको स्टैक करवाया इस न्यूक्लियस से, तो ये 2 न्यूक्लियाई ब्रेक हुआ, इसके अलग अलग न्यूक्लियस आ गए, पोटेंशियल में बेरियम आ गया। अब अगर बात सुने, अब अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करवा देता हूं, इन दोनों के मासेस को कंबाइन करवा देता हूं, वो कभी भी इस टोटल मास के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये स्ट्राइक किया और ये ब्रेक हुआ, तो एक्सेसिव अमाउंट में एनर्जी रिलीज हुई, जिसकी वजह से टोटल मास में लॉस आया, इसे बोलते हैं मास डिफेक्ट, क्योंकि वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, एनर्जी में, बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। मैंने रिकॉल भी करवा दिया थोड़ा सा।
सही है। release in any nuclear reaction in which two light mass nuclei are combined to form a heavy, वही चीज लिखी हुई है, ये फ्यूजन रिएक्शन लिखा हुआ है। अब उसमें क्या होगा, दो न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन होके एक हैवी न्यूक्लियस बनाएंगे, उस वक्त भी आपकी एनर्जी रिलीज होगी, उस वक्त भी आपके पास टोटल मास उन इंडिविजुअल मास के बराबर नहीं होगा। सही। अच्छा, बस ये वही चीज आगे लिखी हुई है, इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें वही चीज जो मैंने अभी बताई हुई ना, आपकी चेन रिएक्शन, वो एक न्यूट्रॉन आपको चाहिए होता है एवरेज में उस चेन रिएक्शन को सस्टेन करने के लिए। ठीक है, आपकी यही चीज न्यूक्लियर वेपन्स में यूज हो रही होती है। इसमें दो फ्रेगमेंट में आपका न्यूक्लियर स्प्लिट होता है। अब यूरेनियम 235 आपका ये वेपन के केस में यूज हुआ था फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए, ये एज अ फ्यूल यूज हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन जो आपका प्रोड्यूस हुआ था उसके लिए जो फ्यूल यूज होता है वो कौन सा था, यूरेनियम 235। सही है, क्योंकि ये एक्सट्रीमली लार्ज न्यूक्लियस है, तो और आपने इसके मास नंबर से आइडेंटिफाई भी लगा दिया कि सबसे बड़ा न्यूक्लियस है, इसका मास नंबर सबसे ज्यादा है, और ये आपका क्या है, अनस्टेबल है। दैट कैन बी स्प्लिट, ठीक है, लिखा हुआ है, दैट कैन स्प्लिट व्हेन इट इज हिट विद स्लो एंड हाई स्पीड न्यूट्रॉन्स। जैसे आप इसको स्लो और हाई स्पीड न्यूट्रॉन्स, क्यों स्लो एंड हाई स्पीड न्यूट्रॉन्स की बात क्यों कर रहा हूं मैं, इसलिए क्योंकि ये फिसाइल है। फिसाइल स्लो और फास्ट दोनों तरीके के न्यूट्रॉन्स पे स्प्लिट हो जाता है। फर्टाइल सिर्फ फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन से स्प्लिट होगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छी बात लिखी हुई थी यहाँ पर। ठीक है, अब ये लिखा हुआ है न्यूक्लियर बम में यही होता है कि आपके पास एक बहुत बड़ा न्यूक्लियस आपका क्या होता है, ब्रेक होता है, और उसमें बहुत एक्सेसिव अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, वो एक तरीके से हम बोल सकते हैं न्यूक्लियर बम। ठीक है, ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है, रिलीज मोर न्यूट्रॉन्स, फिर वो एक और चेन रिएक्शन स्टार्ट होती है, एक न्यूट्रॉन आपका यूज होता है, बाकी न्यूट्रॉन्स आपके एब्जॉर्ब होते हैं बाय अदर फिशाइल प्रोडक्ट, और कुछ आपके वेस्ट हो जाते हैं, कुछ आपके एनवायरनमेंट में चले जाते हैं, कुछ आपके एक उनमें न्यूट्रॉन ऐसा होता है जो आपके फर्दर चेन रिएक्शन सस्टेन करवाता है। सही, ये सब चीजें हमने देखी हैं, ये चीज लिखी है यहाँ पर। अब ये देखें, अब यहाँ पर न्यूट्रॉन आके इस यूरेनियम 235 से स्ट्राइक किया, दो फिशाइल प्रोडक्ट तो लाजमी बनेंगे, हर कोलिजन के बाद लाजमी निकलेंगे। ये कुछ भी हो सकता है, ये आपके फर्टाइल भी हो सकते हैं, ये फिसाइल भी हो सकते हैं, यानी है फिजन प्रोडक्ट। लेकिन न्यूट्रॉन्स जो बाद में इमिट होंगे ये कंफर्म नहीं है कितने होंगे, वो 3 भी हो सकते हैं, वो 2 भी हो सकते हैं। तभी इसकी पॉसिबिलिटी हम निकालते हैं, टू क्या है, 2 पॉसिबिलिटी किसकी है, इन फिशाइल प्रोडक्ट की है, मल्टीप्लाई 30 पॉसिबिलिटी बनती है टोटल। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी होगी, 60, 2 मल्टीप्लाई 30। सही है, यानी ये समझ लें इस 3, या वो 3 न्यूट्रॉन होंगे या वो 2 होंगे, इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है, 30, और 2 किसकी पॉसिबिलिटी है, फिशाइल प्रोडक्ट की, तो 2 मल्टीप्लाई 30 60, यानी टोटल 60 पॉसिबिलिटी बन रही होगी फिजन रिएक्शन। सही, अब ये क्वेश्चन लिखे यूरेनियम 235 से जब वो स्ट्राइक किया तो ये निकल गया आपके पास 236 बन गया, और इसके क्या बन गए, फिशाइल प्रोडक्ट बन गए, और आपके न्यूट्रॉन्स रिलीज हो गए। सब गामा रेज रिलीज होती है, गामा रेज से आपकी टोटल एटम में कोई फर्क नहीं आता, हमने देख लिया था। सही है, ये वही चीज देखी हुई आपने उसको, और मतलब अब आपने पहले फिशाइल प्रोडक्ट लिखा हुआ था, यहाँ पर आपने बता दिया क्या रिलीज हुई, कुछ भी हो सकता है, बेरियम पोटेशियम लाजमी नहीं है, लेकिन एवरेज जो न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं ना एक फिशाइल एक फ्यूजन रिएक्शन के बाद, वो 2.5 होते हैं। हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था उसको, एवरेज न्यूट्रॉन्स जो रिलीज होने की जो वो है पॉसिबिलिटी है ना, वो 2.5 है। तो 2 फिशाइल प्रोडक्ट और 2.5 न्यूट्रॉन्स आपके रिलीज होते हैं विद दिस 2000 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी। सही है, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? अब ये थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ है और अच्छी तरह बताया हुआ है, स्लो न्यूट्रॉन है, स्लो कहते हैं, फास्ट कहते हैं, आपकी मर्जी है, तो दोनों पे काम करेगा ये आपके फिजन फ्रेगमेंट्स निकले और गामा रेज तो रिलीज होती है, उसके बाद मॉडरेटर आ गया। अच्छा, यहाँ पर देखें, ये आपके यूरेनियम 238 है, ये कन्वर्ट होता है यूरेनियम 238 किसमें, प्लूटोनियम में, जैसे मैंने बताया था प्लूटोनियम में कन्वर्ट हो गया है आपका, ये 238 लिखा हुआ है यहाँ पर असल। ये आपका फर्टाइल है, यहाँ से होता क्या है कि 0.9 जो इलेक्ट्रॉन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझें इसको,
देखिए एवरेज कितने इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन निकलेंगे, अभी हमने बताया एवरेज न्यूट्रॉन जो निकलेंगे 2.5, उनमें से 1 तो माइनस कर ही दें आप, चेन रिएक्शन सस्टेन आपकी 1 से हो रही होगी। अच्छा मॉडरेटर हम यूज करते हैं ताकि स्पीड को कंट्रोल कर सके, स्पीड स्लो डाउन कर सके, ताकि चेन रिएक्शन कहीं ना कहीं तो रोकना है ना, या चलता रहेगा वो, तभी कंट्रोल लोड्स हम यूज करते हैं। हेटेरोजेनियस हमने रिएक्टर पढ़ा था, कंट्रोल लोड्स यूज हो रही होती हैं, उसको मूव इन मूव आउट करते हैं हम, स्पीड को कंट्रोल करने के पूरे, अगर शट डाउन करवाने मूव इन करवा देते हैं, मूव आउट कराने के लिए बढ़ा देते हैं के की वैल्यू, आर की वैल्यू हमने थोड़ी थी एक्स बाय वाई। एक्स में क्या था, सारे वो एटम्स जो आपका फर्टाइल से फिसाइल में कन्वर्ट हो रहे हैं, डिवाइड में एक्चुअल में कितने फ्यूल आपका कंज्यूम हो रहा है, वाई, सब पढ़ा था ना लास्ट क्लास में हमने। तो एक इलेक्ट्रॉन तो आपका फास्ट न्यूट्रॉन तो आपका यूज हो रहा होगा चेन रिएक्शन सस्टेन करवाने, आप कितने रह गए 1.5, 1.5 में से 0.9 तो आपके एब्जॉर्ब हो रहे होंगे, कि कौन एब्जॉर्ब कर रहा होगा, 0.9 तो एब्जॉर्ब कर रहे होंगे आपके फर्टाइल मटेरियल, यहाँ देखें 0.9, ये फिर फर्टाइल मटेरियल आपके टेके के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, फिसाइल में, जैसे प्लूटोनियम में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर मेरी बात समझ आ रही, सही। और कुछ जो बच गए, कितने बच गए, 1 प्लस 0.9 1.9, 2.5 माइनस 1.9 0.6, 0.6 आपके गायब हो जाएंगे, ये सर, या इस तरह आगे कंटिन्यू होगा, सही है, समझ आ गया, लिखा भी है अबाउट 2.5 न्यूट्रॉन्स आर रिलीज, सब मैंने जो बताया सब यहाँ लिखा हुआ है, आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा। टू सस्टेन द चेन रिएक्शन 0.9 न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्ब होंगे बाय यूरेनियम 238, जो कि फर्टाइल मटेरियल, ये फर्टाइल है आपका, तभी मैंने लास्ट क्लास रखी है ताकि वो फर्टाइल फिसाइल में आपको क्लियर करा सकूं, जो कि आपका प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट होगा। अच्छा यहाँ पर अल्फा डीके अप्लाई हुआ, अल्फा डीके में क्या होता है इसका एटॉमिक, अभी हम इसको देखें, अभी बताना सही नहीं है, वो समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी इसकी इक्वेशन देखें और अच्छा समझ आ जाएगा। अच्छा इसकी स्पीड जो रहती है 1.5 एक्स माइनस एक्सपोनेंट माइनस नहीं है एक्सपोनेंट 7 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और मैंने बताया था कि 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो एनर्जी को रिलीज करेंगे। अब समझते हैं इसको, चेन रिएक्शन में जो आपके फर्टाइल मटेरियल फिसाइल में कन्वर्ट होते हैं, ये होते हैं किस तरह। पहले हम बात कर लेते हैं, पहले हम फर्टाइल मटेरियल लेते हैं थोरियम, ये थोरियम होता है 232, इसको सर्च कर लीजिएगा, ये थोरियम ही होता है। पहले हम इसको कुछ और सब नाम से बुला लिया था मैंने, लेकिन खैर हमें क्या, हम केमिस्ट्री तो इतनी डिटेल में नहीं पढ़ रहे, हमारा मकसद जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी को समझना है, तो आप कुछ भी इसको प्रोनाउंस कर लें, लेकिन करना नहीं चाहिए, लेकिन करना तो सही चाहिए, लेकिन अगर हो गया तो आपको एटलीस्ट याद होना चाहिए कि TH232 ये आपको नंबर याद होना चाहिए, और उसका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, मास नंबर और एटॉमिक नंबर, सही है, 232 और 90। अब देखें सबसे मैं अभी वही बात यहाँ करने वाला था, मैंने कहा थोड़ा नीचे आ जाता हूँ, ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा, वरना ऊपर बता देता। देख अल्फा डीके बीटा डीके मैंने अभी बताया था आपको, यहाँ पर क्या अप्लाई हो रहा है, कौन मुझे वीडियो पॉज करके बताएगा, यहाँ पर क्या अप्लाई हो रहा है आपके पास, यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन्स आपके एब्जॉर्ब हो रहे हैं, न्यूट्रॉन्स, यानी यहाँ पर आपके क्या हो रहा है, यहाँ पर गामा रे रिलीज होती है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से ये देखा जाए तो गामा डीके ही है, लेकिन यहाँ पर चूंकि हमने न्यूट्रॉन ऐड करवा दिया, यानी देखें फर्टाइल मटेरियल फिसाइल में उस वक्त कन्वर्ट होगा जब उन 3 स्टेजेस से ही गुजरेगा, तब जाके आपको एंड में फिसाइल मटेरियल मिलेगा। पहला स्टेज क्या है, उसको न्यूट्रॉन को चाहिए एब्जॉर्ब करने के लिए, तभी हमने 0.9 न्यूट्रॉन कहाँ भेजे थे, यहाँ भेजे थे मॉडरेटर के थ्रू यूरेनियम 238 में। अभी 238 पे आते हैं, अभी फिलहाल आप सपोज कर लें यहाँ पर थोरियम है, अब थोरियम किस में कन्वर्ट होगा, यूरेनियम 233 में, ये आपका फिसाइल है। किस तरह हुआ, इससे न्यूट्रॉन 232 ने न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब किया, ये किसमें थोरियम में कन्वर्ट हो गया और गामा रे रिलीज हो। अब यहाँ पर बीटा डीके में क्या होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, इसका एक बढ़ जाएगा एटॉमिक नंबर, सही है। तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रोटेक्टेनियम में कन्वर्ट हो गया। इस पे जब डीके अप्लाई होगा तो ये यूरेनियम 233 और मास नंबर और 92 में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी ये याद करें, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी याद करें। थोरियम की बात करें, फर्टाइल मटेरियल है, इसने जब न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब किया, इसका मास नंबर कितना है 232 और एटॉमिक नंबर 90। जब न्यूट्रॉन से एब्जॉर्ब की, इसका क्या हुआ, एक मास नंबर बढ़ गया, 232 से 233 हो गया, सही, और गामा रे रिलीज हुई, क्या बन गया ये प्रोटेक्टेनियम।
ओ सॉरी सॉरी सॉरी, थोरियम 233 और इसका जो एटॉमिक नंबर वो सेम है फिलहाल, सही, और गामा रे सिलिकॉन। ये सब ने पहले क्वेश्चन में आपके पास कोई भी नया एलिमेंट नहीं आ रहा, फिलहाल उसी का एक मास नंबर 12, ये मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ, याद करना है हमें, सही है। उसके बाद वही थोरियम आपका डिके हुआ, इसमें गामा सॉरी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन यानी बीटा रेस रिलीज की, क्या होता है इससे मास नंबर वही 233 रहेगा, एक एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा, इससे वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, थोरियम से प्रोटेक्टेनियम, इसमें इसका मास नंबर 233 और एटॉमिक नंबर 91 हो जाएगा। फिर आपका प्रोटेक्टेनियम कन्वर्ट होगा किसमें, यूरेनियम में, वही डिके के बाद, तो यूरेनियम 233 और 92 बन जाएगा वो, सही। अब यूरेनियम के लिए आपको और आसान हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर जो बात कर रहे थे यूरेनियम की बात कर रहे थे, ये किस में कन्वर्ट होगा, प्लूटोनियम में, ये याद कर लें यूरेनियम। अच्छा यहाँ पर क्या है 238, ये तो याद हो गया होगा कोई, और 92 होता है इसमें, तो यूरेनियम, अच्छा सही 238 और 92, इसको जब अपने न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्ब करवाए तो 239 हो गया, सही है। और मास इसका एटॉमिक नंबर अभी सेम रहा, कितना 92, लेकिन जब इस पर डिके अप्लाई हुआ तो यूरेनियम किस में कन्वर्ट हो गया, नेपोटियम में कन्वर्ट हो गया, एनपी, उसमें प्रोटेक्टेनियम पीए में कन्वर्ट हुआ, इसमें एनपी में कन्वर्ट हुआ, नेपोटियम, सही है। क्या इसका मास नंबर क्या रहेगा, मास नंबर इसका 239 हो गया और इसका एटॉमिक नंबर आपका 93 हो गया। अभी मजीद डिके होगा तो ये बन जाएगा आपके पास प्लूटोनियम, क्या मास नंबर होगा 239 और 94 पीयू, यानी ये याद कर लें आप इस तरह, थोरियम TH, थोरियम के बाद आपके पास क्या बना है प्रोटेक्टेनियम PA और फिर यूरेनियम, इसमें यूरेनियम में NP, पहले तो वो आपका क्या बना यूरेनियम रहा, फिर आपका NP बना, फिर आप इसमें उसके बाद क्या बना आपका PU, सही। अच्छा ये आपका फिजन एनर्जी कैलकुलेशन करने का मेथड है कि आप क्या करें टोटल, अच्छा ये इनको आप ऐड करें, अरे वही जो फिजन आपकी इक्वेशन फॉर्म हुई है, अगर आपको नेट मास निकालना हो तो सिंपल इनिशियल, ये इसके दोनों को ऐड करके इनिशियल माइनस फाइनल कर दें। अब आप मुझसे कोई बोलेगा फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, असल में मैंने खुद ट्राई किया था, नेगेटिव आ रहा था, तो इनिशियल माइनस फाइनल करना है इस केस में, सही। मल्टीप्लाई अगर 931 करते हैं, जैसे अभी बताया था 1 एटॉमिक मास यूनिट पर एटॉमिक मास यूनिट कितनी एनर्जी आपके पास होती है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, 931, सही। अच्छा ये इक्वेशन है, वही आपके पास बाय प्रोडक्ट का है, इतनी एनर्जी तो रिलीज आपकी होगी और 2.5 में एवरेज आपके न्यूट्रॉन रिलीज होंगे, सही, एवरेज में। अब यहाँ पर ज्यादा हुए हैं ये मर्जी है, एवरेज में 2.5 तो होंगे, इससे कम नहीं होंगे, अब सही है। तो ये समझ नहीं क्वेश्चन को, वही है बाय प्रोडक्ट है फिजन के, न्यूट्रॉन्स आपके रिलीज हुए और इतनी, देखें ना ये आपकी जैसे न्यूट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आ सकता है, हाउ मच पावर इज प्रोड्यूस फ्रॉम फिजनिंग ऑफ 1 ग्राम, यानी कितनी पावर आपकी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में प्रोड्यूस होगी अगर हम 1 ग्राम यूरेनियम 235 का पर डे यूज करते हैं। तो इसको करने का तरीका ये है कि आपको पता हो कि 1 जूल पहले तो बराबर किसके, सही है। सबसे पहले तो आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, 1.602 x - 19 जूल्स, और 1 जूल कितने, यानी 1 जूल की एनर्जी के साथ मैं कितना फिजन परफॉर्म कर सकता हूँ, यानी कितना चेन रिएक्शन हो रहा है, कितना फिजन मेरा परफॉर्म होगा, ये आप अंदाजा लगाएंगे कितने फिजन चेन में बना सकता हूँ, वो इसकी पॉसिबिलिटी देखें। 3.12 एक्सपोनेंट 10, याद करने का तरीका क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल 1.602 x - 19 तो याद हो गया होगा आपको, सही। 1 जूल बराबर होता है, मैं याद करने का तरीका बताता हूँ, 3 एक्सपोनेंट 8 सबको याद होता है मीटर पर सेकेंड, ये सिंपल क्या है 3.12 एक्सपोनेंट 10, एक पावर बढ़ा, तो क्या हो जाएगा आपके फिजन्स आ जाएंगे 1 जूल में, मेगा जूल में क्या होगा 16 हो जाएगा। वॉट सेकंड की बात कर रहे हैं तो पर एटम सीधे पर सेकंड की बात कर रहे होते हैं हम, लेकिन अगर मैं डे की बात करूंगा तो सिंपल इसको डिवाइड कर दूंगा 24 मल्टीप्लाई 3600 के साथ, क्या कह दिया मैंने, सॉरी मल्टीप्लाई करूंगा, सही है। तो मैं इसको चेक भी कर लेता हूँ, एक्सपोनेंट
10 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई 3600। सही। तो ये आपका 1 मिनट मैं इसको चेक कर लेता हूँ, अभी पता चल जाएगा। हाँ वही आंसर है। तो मल्टीप्लाई कर रहा असल में साइन लिखा हुआ नहीं था, तो इसलिए 1 जो यानी 1 वॉट सेकेंड 3.12 एक्सपोनेंट 10। लेकिन अगर हम बात करें पर डे, तो जो हमें पर डे के हिसाब से देखना है, तो दो चीजें यहाँ पे याद करनी होगी। एक तो हमारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको याद हो चुका होगा, और 1 जूल आपको याद करना है। किस तरह याद करेंगे? 1 जूल इज इक्वल टू 3.12 एक्सपोनेंट 10। जिस तरह हम 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड याद करते हैं, बट 3.12 ऐड करते हैं और एक्सपोनेंट 10। सही है। अच्छा अब ये क्वेश्चन भी लास्ट में आपको याद करनी है। सही, ये क्वेश्चन भी आप याद कर लीजिएगा, और किस तरह कन्वर्ट हो रहा है और किस तरह फिर आपका यूरेनियम बन रहा है इससे। ये फिसाइल है फर्टाइल है, इस तरह आपको ये भी याद करना होगा कुछ चीजें ना। अब यहाँ पर ये समझ लें, यूरेनियम 235 है फिसाइल। उसके जो एवोगाड्रोस एटम बनते हैं वो बनते हैं 6.02 ये सबको याद होगा, केमिस्ट्री में सबने याद किया था। यानी एक मॉलिक्यूल, क्योंकि यूरेनियम 235 के मॉलिक्यूल है, उसके जो एवोगाड्रोस एटम्स होंगे वो कितने होंगे? 6.02 अगर 1 ग्राम के लिए निकालूं तो इतना आ जाएंगे। अब मुझे देखना भी 1 ग्राम के लिए कि 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम में कितना आपके पास प्रोडक्शन हो रही होगी। सही है। तो अब मैं क्या करूंगा, सिंपल इस 1 ग्राम को डिवाइड कर दूंगा फिजन से, तो मुझे वॉट डे यानी मेगावाट, यानी 1 ग्राम में मैं 1 मेगावाट बना सकता हूँ पर डे। पर डे में हमने कैलकुलेट किया ना इसको, ये देखिए। सही, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो ये इस तरह। अच्छा रेडियो एक्टिव देखिए क्या है कि क्या अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये सब समझ आ गया। ये देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये हो सकता है कन्वर्जन आ गया, फ्यूजन एनर्जी कैलकुलेशन, ये सवाल आ सकता है, एग्जैक्टली आ सकता है। तो इसमें दो चीज आपको याद करनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू 1 जूल की वैल्यू, और डिवाइड बाय इसको करवाना है आपको 24 मल्टीप्लाई 3600। इसके अलावा आपको एवोगाड्रोस नंबर याद होना है 6.02 एक्सपोनेंट 23 याद होना चाहिए आपको, और फिर आप उसको डिवाइड करवा दें किससे, इसको इससे डिवाइड करा दें, तो आपको 1 ग्राम में पता चलेगा कि कितने वॉट डे बन रहे होंगे। कितने बन रहे हैं वॉट पर डे, इतने आपके पास वॉट बनेंगे पर डे में, और मेगा में लेके जाएंगे तो 1 मेगा बन जाएगा। सही है। अच्छा अब रेडियो एक्टिव डीके यहाँ पर अप्लाई हुआ है, ये सिंपल आपका देख लें। ये रेडियो एक्टिव डीके क्या कहता है कि क्या पॉसिबिलिटी है कि वो डीके हो जाएगा पर सेकंड, यानी पॉसिबिलिटी पर यूनिट सेकंड कहते हैं, पर यूनिट टाइम कहते हैं कि आपका वो न्यूक्लियस आपका डीके हो जाएगा। सही, इस कांस्टेंट, वो एक कांस्टेंट है, उसको हम बोलते हैं डीके कांस्टेंट। सही, इसको हम बोलते हैं डीके को। डीके कांस्टेंट ये बता रहा होता है कि पर सेकंड वो आपका एलिमेंट कितना डीके हो रहा होगा, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा के साथ। और अगर हम उसी को एक्सपोनेंशियल में लेके चले जाए तो एक्सपोनेंशियल डीके क्या होगा, पहला आइटम एन नॉट, इसको एन नॉट बोलते हैं, या एन नॉट लिखना होगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई ई की पावर माइनस लैम्डा टी। सही, हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ ये होता है कि आपके पास कितने टाइम बाद वो एटम जो न्यूक्लियस है वो आपका हाफ हो जाएगा, इसका मतलब हाफ, यानी यूरेनियम की जो हाफ लाइफ है इतने बिलियंस ईयर के बाद यूरेनियम का जो एटम है, यानी जो इसका ये जो आपका इसका जो न्यूक्लियस है वो आपका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अभी जो चीजें लिखी हुई है ये देख लीजिएगा। सही है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी अब फ्यूजन स्टार्ट हो गया, ये तो मैंने बता दिया इसी तरह का है, इसमें भी आपकी एनर्जी रिलीज होती है, तो कंबाइन होकर हैवी आपके पास, जैसे वहां पर हीलियम हमें बाय प्रोडक्ट में मिल रही थी अल्फा डीके में, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके दो कंबाइन होकर हीलियम बना रहे। सही है, तो इसकी भी इक्वेशंस हैं। फिलहाल फ्यूजन हमारा टॉपिक नहीं था, फ्यूजन था, तो इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। इसमें भी आपका मास इफेक्ट आ रहा होगा, दो को कंबाइन किया, सही, और इससे क्या बना, हीलियम बना, यानी दो को कंबाइन के मासेस, यानी दोनों के एटॉमिक मास यूनिट हीलियम हाइड्रोजन के। सही, दोनों को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सही है, माइनस इसका एटॉमिक मास यूनिट प्लस न्यूट्रॉन का एटॉमिक मास यूनिट, तो इससे क्या पता चलेगा, मुझे मास इफेक्ट पता चलेगा।
सही, क्योंकि मास ऑफ हाइड्रोजन क्या है दिस, और यहाँ पे कितने यूज हो रहे हैं 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस माइनस क्यों किया, क्योंकि ये इक्वेशन की दूसरी साइड है और यहाँ पर मुझे मास डिफेक्ट मालूम, मास डिफेक्ट मालूम कैसे करते हैं, टोटल में से माइनस कर देते हैं इनिशियल, ऐसे ही करते हैं ना कि टोटल न्यूक्लियस का क्या मास है माइनस इंडिविजुअल मासेस, तो वही काम किया हुआ है यहाँ पर। इतनी एनर्जी आपकी रिलीज होगी, उसको मल्टीप्लाई कर दूँ 231 ओह सॉरी 931 से, सही, ये सब हम पढ़ चुके हैं, तो वही चीज़ लिखी हुई है और कुछ खास नहीं है इसमें, इक्वेशन बनी हुई है आपकी, बस ये आपका यहाँ टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है, ये मैंने बता दिया था यूरेनियम आपका 238 ये आपका फिजनेबल नहीं होता, हमें इस 238 को अच्छा कौन बताएगा अभी मुझे कि हमने इस 238 को किस में कन्वर्ट किया था, इस 238 को हमने कन्वर्ट किया था 239 और 94 यानी प्लूटोनियम में, ऐसे था, और हमने थैलियम जो थोरियम था उसको किस में कन्वर्ट किया था, यूरेनियम 233 में। ये आपको याद होना चाहिए, ये जो मैंने बताया ना आपको कि ये आपका यूरेनियम जो है ना 238 ये आपका किस में कन्वर्ट होता है, प्लूटोनियम में। इसका आपको 238 ये इसका मास नंबर है और 92 इसका एटॉमिक नंबर है। और थोरियम जो होता है आपके पास ये आपको किस में कन्वर्ट होता है, यूरेनियम 233 और इसका एटॉमिक नंबर 92, ये आपका फिशन। तो ये चीज नीचे लिखी हुई है, अगर आप देखें कि ये आपका फिजनेबल नहीं होता, तो इसको हमें फिजन के लिए गुजारने के लिए इसको कैपेबल बनाने के लिए कि फिजन रिएक्शन करें, तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना होता है, फिजनेबल फ्रैगमेंट में कन्वर्ट करना होता है। क्या करता है ये जो है 238 और 92 जो हमने पढ़ा था, ये न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करता है, इसका एक एटॉमिक नंबर और मास नंबर बढ़ जाता है, फिर इसमें देखिए अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देख ली थी, तो ये चीज़ वही लिखी है, फर्टाइल मटेरियल वही होता है जो कि नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग द फिजन विद लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स। फिर आपको फर्टाइल के लिए ना फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स चाहिए होंगे। ठीक है, तो इस तरह हम क्या करते हैं क्योंकि जब फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं कौन बताएगा मुझे, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स आपको मिलते हैं जब आपके पास स्लो मूविंग न्यूट्रॉन इससे स्ट्राइक करता है, तो फिर फास्ट न्यूट्रॉन मिलते हैं। वो फास्ट न्यूट्रॉन जो 0.9 में हमने एवरेज में बताए थे, वो फिर एब्जॉर्ब करते हैं ये फर्टाइल मटेरियल और फिर डिके होने के बाद फिसाइल में कन्वर्ट हो जाता है। सही है, ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है और कंफर्म हो गई, मैं इसको रिकॉल भी करवा दी। सही है, तो वही चीज़ लिखी हुई आप। ठीक है, तो लिखा हुआ है इट्स कैपेबल ऑफ अंडरगोइंग द फिशन विद लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स। लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स के साथ कभी भी यह फिजन परफॉर्म नहीं करेंगे अनटिल अनलेस आपके पास क्या हो, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स हैं जिनको भी एब्जॉर्ब करें और किस में कन्वर्ट हो जाए, थोरियम में या किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये यूरेनियम 233 और प्लूटोनियम में क्या नंबर था, यूरेनियम 233 या प्लूटोनियम 239। सही, तो ये आपके दो फर्टाइल मटेरियल हैं जो कि आपके आर द ओनली टू नेचुरली ऑर्गेनिक फर्टाइल मटेरियल। ये दोनों जो अभी हमने इक्वेशन डिस्कस किए हैं, ये दोनों नेचुरली ऑर्गेनिक फर्टाइल मटेरियल जो कि हम किस में कन्वर्ट करते हैं, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन के थ्रू फिसाइल में। थोरियम के थ्रू किस में कन्वर्ट करते हैं, यूरेनियम में 233 और 92, और इसमें हम कन्वर्ट करते हैं 239 और 94। किस केस में, ये ऊपर इक्वेशन में दोबारा दिखा देता हूँ, मैं इसलिए बार बार दिखा रहा हूँ ताकि आपको याद भी हो जाए। ठीक है, थोरियम के थ्रू हम कन्वर्ट करते हैं 233 92 यूरेनियम फिसाइल, और यूरेनियम 238 को कन्वर्ट करते हैं प्लूटोनियम 239 94। सही, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मेरे ख्याल में बहुत डिटेल में मैंने बता दिया, और न्यूक्लियर एनर्जी यहाँ खत्म होती है। सही है, तो मेरे ख्याल में सही से समझ आएंगी चीज़ें, बहुत क्लियर कट मैंने हर चीज़ समझाने की कोशिश की है। बाकी तो मेहनत करें, समझें और समझें इसको, इंशाल्लाह मेहनत करने वाले के साथ अल्लाह होता है, मदद साथ हो जाती है उसकी। तो समझें, पढ़ें और उसको ऑब्जॉर्व करके याद करने की कोशिश करें। सही है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।